नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक अपना एक वीडियो अपलोड हो चुका है, करोड़ तक की संख्या है पार्ट फर्स्ट। आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें। अब रेगुलर आपके वीडियो जो हैं वो अपलोड होते जाएंगे। अपनी पढ़ाई को चालू रखें और अनवरत जारी रखें जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है साहब, क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने संख्याओं के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को देखा था। इसका विश्लेषण अभी बाकी था। उससे पहले एक टॉपिक को समझना था जिसको कहा था दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार P/Q फॉर्म में अगर हमने किसी संख्या में पूर्णांक संख्या कह सकते हैं अपन, पूर्णांक संख्या में किसी दूसरी पूर्णांक संख्या का भाग दिया और भाग देने के पश्चात जो भागफल आता है उसको अपन दशमलव प्रसार से बताते हैं। ये दशमलव प्रसार जो है वो अपन ने दो भागों में विभाजित किए थे, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। भाग देने के पश्चात अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत। और भाग देने के पश्चात अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अशांत। अशांत दशमलव प्रसार को फिर से अपन ने दो भागों में बांटा था, जिसमें अशांत आवर्ती था और एक अशांत अनावर्ती। शब्दों का ध्यान रखना, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन और एक होता है अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटेशन, इसको रिपीट नहीं होना। आगे दशमलव के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा या जो अंक आएंगे वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। और यहाँ पर अशांत आवर्ती मतलब कि दशमलव के बाद जो संख्या आएगी या जो अंक आएंगे वो कैसे आएंगे? रिपीट फॉर्म में आएंगे, आवर्ती फॉर्म में आएंगे। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन ने ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को देखा था। अपन एक बात यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर दशमलव प्रसार दे रखा और अपन से कोई पूछ ले कि बताइए इस दशमलव प्रसार को देखकर कि यह दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का है या किसी अपरिमेय संख्या का है। हालांकि अभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने पास ये लिखा हुआ है तो इसी में एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी जिससे आपका फायदा हो जाएगा। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार, अगर किसी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत आ जाए, क्या आ जाए? शांत, तो अपन सीधा बोल देंगे कि ये जो संख्या है वो कैसी है? परिमेय। कैसी है? परिमेय। परिमेय को रैशनल नंबर बोला था अपन ने। उसके बाद अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, लेकिन अशांत में भी कैसा? आवर्ती। अशांत आवर्ती आ जाए तो भी अपन क्या बोलेंगे उसको? परिमेय। क्या बोलेंगे उसको? परिमेय। लेकिन अगर वही दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती टाइप का हो तो इसको अपन बोलेंगे अपरिमेय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी कथनों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है या अशांत अनावर्ती होता है, ऐसे आपको कथन दिए जाएंगे। आपको वो सत्य और असत्य कथन छांटने के लिए दे सकता है। प्रश्न अगर सीधा सीधा गणित की भाषा में आएगा तो वो सरल होगा, लेकिन अगर वो कथन की भाषा में आएगा तो वो थोड़ा सा अपन को समझना होगा उसको, और हमारा ध्यान पूरा उस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना होगा ताकि अपन उस क्वेश्चन को ढंग से समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। लेकिन उसके लिए ये जो थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या परिमेय होगी। अगर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती यानी कि दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो नॉन रिपीटेबल होंगे, जैसे √2 है, √3 है, या और अपन देखें जैसे पाई है। अभी इसका डिस्कशन अपन करेंगे। पाई का मान 3.14 आगे ऐसे बढ़ता जाता है जो कभी रिपीट नहीं होता है दशमलव के बाद। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इस बात का ध्यान रखें अपन। आगे अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पढ़ना अपने लिए इजी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्या देखेंगे ध्यान से। परिमेय संख्या की अगर परिभाषा लिखे अपन तो ऐसी संख्या जिसको P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां, ये जहां के बाद जितनी भी बात लिखी है वो इस परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं तो रखूंगा Q का मान 0। Q का मतलब ये अंश है, ये हर है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो पहले से कह रहा है। लेकिन अगर अपन ने रख दिया जैसे कि अपन ने लिखा यहां पर 4/0,
अगर बट्टे में 0 आ गया मतलब गणित कहती है परिभाषित नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, यह तर्क संगत तथ्य नहीं है। इसलिए इसने पहले से अपन को एडवांस में वार्निंग दे दी कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हर का मान 0 रखना नहीं। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जहां के बाद जो बातें लिखी हुई है वो, एक तो Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, P ओवर Q कोई भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। अपन ने इसके पहले वाली क्लास में बिल्कुल स्पष्ट संख्या रेखा पर उसको समझाया था। आप लोग आराम से इसको पहले वाली क्लासों का अध्ययन कीजिए तो ही आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। हर क्लास प्रीवियस क्लास से लिंक रहेगी। मैं टॉपिक से टॉपिक जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि अपना जो मेथड रहेगा पढ़ने का वो यही रहेगा कि इजी टू हार्ड। पहले हम सरल पढ़ेंगे, सरल से उसको कठिन स्तर तक ले जाएंगे जो आपके परीक्षा पर आता है, और वहां पर जाकर हम उसको आसानी से सोल्व कर देंगे। ऐसी मेरी पूरी प्रयास रहेगा ताकि आप लोगों को रीट के पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो परिमेय संख्या की परिभाषा को देखें अपन, ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तथा जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसी हो सकती है संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। यानी कि परिमेय संख्या को धनात्मक रूप में भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखें, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, 4/5 लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है, 6/5 लिखा हुआ है। ये बात आपके हिसाब से समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है भैया, फिर से अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अच्छा, एक प्रश्न जनरली पूछा जाता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। 0 बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 0 लिखा है, एक बात और विशेष ध्यान रखना कि अगर जैसे कि मैंने यहां पर कोई संख्या लिख दी और 7, तो क्या ये परिमेय संख्या है? सर लेकिन ये तो P बटा Q नहीं दिख रहा है। अरे P बटा Q है, ऊपर 7 है, नीचे कोई भी संख्या नहीं होती है, तो वो क्या होती है? 1 होती है। इसलिए ये भी P बटा Q है। तो वैसे ही अगर मैं कहूं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूं? 0/1। क्या 0 पूर्णांक है? बिल्कुल है। क्या 1 पूर्णांक है? बिल्कुल है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में? याद रखना, 0/1, 0/2, 0/3 ये सब चलेगा, ये सब चलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लेकिन 1/0, 2/0, 3/0 ये सब नहीं चलेंगे। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बट्टे में 0 गणित में अपरिभाषित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 0 अगर अंश में पड़ा है, बट्टे में कोई भी संख्या है, तो इसका मान क्या आता है? वापस 0 ही आता है। और अपन से कभी कोई पूछ ले कि इसमें से परिमेय संख्या 0, तो 0 बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो मेरे हिसाब से आपको परिमेय संख्या क्या होती है समझ में आ गया होगा। यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद एक और बात याद रखना, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या लिखी 1 और दूसरी परिमेय संख्या लिखी 2, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनंत। कितनी संख्या है? अनंत। ये कथन जनरली पूछा जाता है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होंगी। कैसे? जैसे 1.1, 1.2, अब इन दोनों के बीच में भी अनंत होगी। कैसे? 1.11, 1.12, 1 ऐसे बहुत सारी होंगी। तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य हमेशा कितनी अनंत
कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। दो परिमेय संख्याओं के मध्य हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। इस बात को याद रखना, कथन के रूप में पूछा जाता है बहुत सी बार। परिमेय संख्या की परिभाषा को भी याद रखना है कि ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता हो तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और जनरली अपन को पूछ लिया कि एक परिमेय, बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे भी क्या लिखा होगा? एक। अगर कोई संख्या बिल्कुल एक अंक के रूप में है या एक संख्या के रूप में जिसका हर कुछ भी नहीं है तो उसको अपन हमेशा क्या मानते हैं? एक। मेरे हिसाब से आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब। अब मुद्दा आता है, अभी इसके पहले अपन ने कहा था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, कौन सा? दशमलव प्रसार, वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला कौन सा? शांत। दूसरा कौन सा? अशांत आवर्ती। अगर ये दोनों प्रकार के दशमलव प्रसार हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है साहब, ये अपन को ध्यान में रखना है। परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। कथन एक ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, और इसकी परिभाषा जो है वो भी ध्यान रखनी है। कथन के रूप में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पर पूछा जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, देखा हुआ है, परीक्षा में देखा हुआ है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगला जो था अपने पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए ध्यान से, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर से इसको बताया जाता है। वैसे जनरली लोग बोलते थे जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। बराबर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि ये परिमेय है तो बिल्कुल सही बात है, वो परिमेय है। और जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसको अपन क्या कह देते हैं? अपरिमेय। लेकिन अगर इसको मैं नॉर्मली अपन जनरल भाषा में समझना चाहे तो ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया √2। जब आप √2 का मान निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, अगर वर्गमूल आपका चैप्टर होगा तो √2 का मान कैसे निकलता है, तो आता है 1.414, और ऐसे 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 बढ़ता जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। अभी अपन ने देखा था कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब कि रुकता नहीं है, और अनावर्तक मतलब कि दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं होता है। तो दशमलव के बाद ये 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, आगे और कोई संख्या आएगी। √3 का मान देखिए अपन 1.732 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी बात लिखते ही तुरंत बच्चे कहने लग जाते हैं कि सर जो अंडर में आता है वो अपरिमेय। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं। अंडर में आता है वो अपरिमेय है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको कि कौन सा अपरिमेय है और कौन सा नहीं है। कि अंडर रूट के अगर अंदर मान दो कोई संख्या m है, मैंने कौन सी ले ली? m, तो अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय होगा। कब होगा? ये शर्त इंपॉर्टेंट है। ये शर्त जो है वो बेटा इंपॉर्टेंट है। m किसी का वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर जैसे मैंने यहां पर लिख दिया √4, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 4 में 2 का वर्ग। अगर ऐसे आपने किसी को लिख दिया मतलब कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय हो जाती है। क्योंकि √4 का जो मान होता है वो निकल के क्या आता है? 2, और 2 क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। फिर से देख लेना, इंपॉर्टेंट बात है, आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया होगा कि अंडर रूट में जो भी आता है वो सब अपरिमेय होता है। जी ना, कतई नहीं, बिल्कुल गलत बात। उसके नीचे एक शर्त लिखी होती है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और अगर वो संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो क्या है? अपरिमेय। और अगर वो किसी का स्क्वायर है तब वो क्या बन जाती है? परिमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। उसके बाद अगर अपन ने ये इस परिभाषा को ध्यान में देखें कि ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय। जैसे मैंने इसके एक और अच्छा उदाहरण देखा है, और वो क्या है? पाई।
पाई, पाई का मान सभी लोग बता देते हैं क्या 22/7, नहीं 22/7 नहीं है, वो लगभग 22/7 है। मतलब पाई का मान निश्चित नहीं होता है, लेकिन हमें संख्या के रूप में लिखने के लिए या उस सवाल को हल करने के लिए एक निश्चित मान की आवश्यकता थी। तो उसका सन्निकट मान मतलब कि 3.14 जो आगे बढ़ता हुआ जाता है उसके लगभग का जो मान है वो क्या होता है 22/7। इसलिए पाई जो है वैसे क्या है अपरिमेय संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अपरिमेय संख्या है। अपन को यहां पर कह दिया निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी है वो बतानी है। √2, √3, पाई 0। अपन को पूछेगा कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अपन को कौन सी संख्या बतानी है, मतलब परिमेय वाली। तो √2 ये तो अपरिमेय है। अपन को अपरिमेय नहीं है वो बतानी है। √3 ये भी अपरिमेय है। अब पाई और 0 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अपन को ये बात याद रखनी है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपना उत्तर क्या जाएगा 0। अपन को प्रश्न में पूछा था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपन को ढूंढनी क्या थी परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में बच्चे मार खा जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गई। ठीक है, चलिए साहब एक कथन, एक जो फेमस कथन होता है वो एक ये भी याद रखना कि 22/7 परिमेय संख्या है, किंतु पाई अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है और ये सही बात है कि 22/7 अब तुम भाग देकर देख लेना। जब आप भाग दोगे तो शायद 5 या 6 संख्या बाद वापस अंकों की क्या हो जाएगी पुनरावृत्ति। क्या हो जाएगी पुनरावृत्ति। अभी अपन इसको आगे क्वेश्चन के रूप में हल करेंगे। तो पुनरावृत्ति हो गई, रिपीटेशन आ गया, मतलब वो तो परिमेय है। और रिपीटेशन नहीं आ रहा है, आप पाई का एक्चुअल मान देखना। आपको अगर देखना हो तो भी मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं की बुक है, उसमें प्रश्नावली मेरे हिसाब से 14वीं है और 14.2 का लेफ्ट हैंड साइड पे कोई क्वेश्चन है, शायद 8वां या 7वां ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें पाई का 50 दशमलव के बाद 50 अंकों तक एक मान दे रखा है। वैसे वो 50 अंकों तक दे रखा है, लेकिन वो होता अनंत तक है। ठीक है, आप लोग देखना तो उसमें रिपीटेशन नहीं मिलेगा, इसलिए अपन कह देंगे कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस कथन को इंपॉर्टेंट लगा देना और याद कर लेना। ठीक है, जितने कथन आपको याद होंगे, शुद्ध रूप से याद होंगे, उतने क्वेश्चन धड़ाधड़ टिक होंगे एग्जाम में। याद रखना, मैंने पहले ही बोल दिया है, थ्योरी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। अगर आप थ्योरी में कंफ्यूज हैं तो क्वेश्चन 100% गलत ही होना है। पहले कमांड थ्योरी पे होना चाहिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे करेंगे। ठीक है साहब, चलिए अब छोटी सी बात है। एक अपन ने देखा सबसे पहले कौन सी संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्या है। अच्छा, ये जो एक वेन डायग्राम होता है, खैर वेन डायग्राम क्या आपको समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हायर स्टडीज में जाता है, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वो वेन डायग्राम है। देखना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बाद अपन ने कौन सी संख्या पढ़ी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद अपन ने कौन सी संख्या पढ़ी थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद अपन ने कौन सी संख्या पढ़ी थी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में भिन्न वाली भी आ गई, दशमलव भी आ गई, सब आ गई। ठीक है, तो परिमेय संख्या। अब ये जो परिमेय संख्या है, यहां तक अपन ने मुद्दा पढ़ लिया। उसके बाद अगर जो बचा था वो कौन सा था अपरिमेय। कौन सा था अपरिमेय संख्या। अगर इस पूरे को मैं एक बॉक्स में रख दूं तो ये सारी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। इंपॉर्टेंट बात। तो सर वास्तविक है तो दूसरी कौन सी होंगी काल्पनिक। वास्तविक मतलब जिसका अस्तित्व है, काल्पनिक जिसका अस्तित्व नहीं। तो काल्पनिक संख्या सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये काल्पनिक है, बिल्कुल बता देंगे। काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अगर ऋणात्मक माना जाए, अंडर रूट में कैसा माना जाए ऋणात्मक संख्या, जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -4, ये जितने भी हैं ये सब कैसे होंगे काल्पनिक संख्या।
इस बात का ध्यान रखा जाए। ये सारी कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और ये सारी कैसी संख्याएं होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब यहाँ से सर आपने ये क्यों बनाया है, हमें क्या लेना देना इससे? अरे बहुत बड़ा लेना देना अपना एक क्वेश्चन फंसता है यहाँ पर कि सभी क्वेश्चन आपने कथनों के रूप में पढ़ा होगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। कंफ्यूज साला, प्राकृत पूर्ण है कि पूर्ण प्राकृत है कि पूर्ण पूर्णांक है कि पूर्ण पूर्णांक पूर्ण है, कंफ्यूजन नहीं रखना। बस इस स्टेप में आपको बनाने आ जाना चाहिए कि सबसे पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां से अपन को याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। मैं यहां पर लिखता हूं उस कथन को कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1, 2, 3 और अनंत। और ये तो कौन सी होगी अपनी? प्राकृत। और पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 0। तो देखो सभी प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3 वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या में है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? नहीं, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो ये कथन तो सत्य है कि सभी प्राकृत संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण संख्या है। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ऐसे ऐसे हर किसी के पर लागू होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। वैसे पूर्णांक परिमेय होती है और परिमेय पूर्णांक नहीं होती है। आप इसको कथन के रूप में कैसे लिखा है, एक को मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता दिया है। आगे के आप लोग ट्राई करना, जितने भी कथन मिले इस डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे जो अपन बढ़ने वाले हैं वहां से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कल 2 क्वेश्चन साइड में लिखे थे, नेक्स्ट जो इसकी पहले वाली क्लास थी उसमें कि 0.4 बार का अंडर रूट ज्ञात करना है या 0.1 बार प्लस 0.2 बार प्लस 0.3 बार, ऐसा क्वेश्चन अनुमम देखा गया है। अपन किसी ना किसी एग्जाम में उसको देख लेते हैं। तो अपन इसलिए आज अपना जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको मैं शॉर्ट विधि से भी करना सिखाऊंगा आपको। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा बेसिक से पढ़ाया जाए, बिल्कुल डिटेल में उसको पढ़ाया जाए। तो अपन उसको डिटेल से भी देखेंगे। आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं वो आप पर है। जिस पर ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वही प्रोसेस अपन को एग्जाम में फॉलो करना है। याद रखना, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से चलते हो तो शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें, और अगर आप प्रोसेस से चल रहे हैं, मैन मेथड से चल रहे हैं तो मैन मेथड को अप्लाई करेंगे। मैं आपको दोनों मेथड की अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे अपन उसको सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन का टाइप देखिए कि कैसा आता है। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। मैं एक भी चीज बाकी नहीं रखूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इसके अलावा थ्योरी के लिए, और इसके बाद अपन चैप्टर के बाद क्वेश्चंस की बहुत सारे सेट करेंगे, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पे आपको पूरा प्लेटफॉर्म जो निःशुल्क अवेलेबल करवाए, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है साहब, देखिए बार को हल करना। बार ये किसी संख्या के ऊपर ऐसा आता है जिसको अपन ने कल देखा था, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होती है तो उस पर अपन बार लगा देते हैं। ठीक है, और यहां से 100% एक प्रश्न आएगा, 100% एक प्रश्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉप। तो अपन ये जो है यहां से 100% प्रश्न आने वाला है। बार वाली जो संख्या होती है कल अपन ने देखी थी, जिसे अपन देख रहे थे, ये लिखा हुआ है 0.4 बार। क्या लिखा हुआ है? 0.4 बार। अब इसको P/Q रूप में P/Q रूप में व्यक्त करो। प्रश्न आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा लेकिन इससे प्रश्न आएगा। कैसा आएगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसको सीखो आप लोग। देखो मैं दोनों मेथड आपको, दोनों अप्रोचेस बताऊंगा। इसका मेन मेथड क्या है और इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, जिस पर आपको अच्छा लगे परफॉर्म करना वो आप करिएगा। अब पहले मेन मेथड की बात करें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 0.4 बार है, इसका क्या मतलब होता है। तो कल मैंने बताया था जो संख्या पे बार है उसको रिपीट करो, बराबर।
इस पूरी बात को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x। याद रखना दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या पर क्या आना चाहिए? बार, तब ये प्रोसेस फॉलो होगा। अब आपके दिमाग में सर दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या पे बार नहीं आया, जैसे 1.25 और बार खाली 5 पर है और 2 पर नहीं है, तब क्या करेंगे? अरे बता रहा हूं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी करो पर जल्दबाजी मत करो। सफलता का मंत्र ये भी याद रखना, परीक्षा में जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। वैसे के वैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब आ जाएगा। तो 0.4 बार पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या। अब पहले पॉइंट के जस्ट बाद एक संख्या नहीं, कितनी भी संख्या है, लेकिन उन सब पे क्या होना चाहिए? बार, और वो बार पॉइंट के जस्ट बाद से ही शुरू होना चाहिए। आगे बात समझ में? तब अपन ये प्रोसेस करेंगे 0.4 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, तो जो जिस संख्या के ऊपर, जिस अंक के ऊपर बार होता है उसको क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। बार बार क्या करते हैं? रिपीट। इसको अपन ने क्या मान लिया? x। अब अपना ध्यान अपने प्रश्न पर जाना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो कितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है। तो यहां पर तो सिर्फ 4 पर बार है, ये जो अपना एक ही अंक है 4 जिस पर क्या है? बार, मतलब एक अंक पर बार है। एक अंक पर बार है मतलब 10, 2 अंक पर बार हो तो 100, 3 अंकों पर बार हो तो 1000, 4 अंकों पर हो तो 10,000। ऐसे बार जितनी अंकों पर बढ़ते गए वैसे ही जीरो बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर अभी एक अंक पर ही बार है, इसका मतलब इस पूरी बात को, इस बात को मैं समीकरण नंबर 1 के देता हूं। इस पूरी बात को 10 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 10 से। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। इंटू 10, मतलब x में अगर 10 का गुणा हो, चलो इसको ऐसे लिख दो, ये 0.4, मतलब अपन ने जनरली x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.4444। इसको अपन ने ले ली समीकरण नंबर 1। यहां पर अपन ने किससे गुणा कर दिया? 10। 10 से गुणा क्यों किया अपन ने? क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक पर बार है। अब 10 से गुणा करें। जब भी किसी समीकरण में गुणा हो, जोड़ हो, घटाव हो, भाग हो, कोई भी संक्रिया करें तो बराबर के दोनों तरफ होती है। मतलब बराबर के इस तरफ जिसको अपन LHS कहते हैं, बराबर के इस तरफ जिसको अपन RHS कहते हैं, तो दोनों तरफ वो संक्रिया होगी। मतलब इस पूरी समीकरण के साथ अगर मैं 10 का गुणा करूं तो 10 का गुणा x के साथ होगा तो क्या आएगा? 10x, बराबर है। और 10 का गुणा मैंने यहां पर किया, देखो आप गुणा करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सीधी सेट बात बता देता हूं। 0 कितने हैं? 1, तो पॉइंट को एक अंक आगे शिफ्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहां 0 का 0 रह गया, ये 4 और ये पॉइंट जो है इसके आगे आ गया 4 4, अपनी मर्जी हो उतने लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2। आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसमें मैंने 0 को हटा दिया। रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से बता देता हूं 10 का गुणा कैसे किया। इस 10 का गुणा सबसे पहले इस x के साथ हुआ तो 10x आ जाएगा। जैसे इस 10 का गुणा इस वाली संख्या के साथ किया तो ये पॉइंट एक अंक आगे शिफ्ट हो गया। एक अंक इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि 0 कितना था? 1। समझ में आ गया? हो गया। ये समीकरण 2 है। अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, 2 में से 1 को घटाना है। 2 में से 1 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? 2 वापस लिख दो। 10x बराबर 4.4444, कितनी भी बार लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां मैंने कम लिखा है या ज्यादा लिखा है, पॉइंट के बाद जो 4 रिपीट हो रहा है वो कितनी भी बार लिखो, आगे डैश 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 कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे पहली समीकरण क्या थी? x बराबर ये क्या था? 0.4444। अब इसको घटाना है। घटाना आता है, 10x में से 1x चला गया, 9x बचा, बराबर। अब ये पॉइंट के बाद 4 में से 4 गया 0, 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 मतलब ये सब तो कट गए। अब यहाँ पर 4 पॉइंट के पहले की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद तो सब 0 हो जाएंगे। पॉइंट के पहले 4 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा? 4। मतलब अगर मैं x बराबर यहां से मान निकालू तो ये 9 यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 4/9। और हमने x किसको माना था? 0.4 बार को, मतलब कि 0.4 बार। इसका क्या मतलब हुआ कि 0.4 बार को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/9। सर हम कैसे मान ले? मानो ये 4 और इसमें मैं किसका भाग लगाऊं? 9 का। उत्तर क्या आना चाहिए? 0.444444, मतलब 0.4 का बार, है ना। तो देखिए 9 के भाड़े 4 छोटा है, मतलब यहां पर पॉइंट लगेगा, इसके आगे 0 लगा दो तो चलेगा। तो पॉइंट लगाते ही तुरंत यहां पर अपन ने क्या बढ़ा दिया? 0। अब देखो 9 के पढ़े में 40, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बड़ा हो गया मतलब छोटा क्या आएगा? 4। तो 9 चौक 36, माइनस किया क्या बचेगा? 4। पॉइंट ऑलरेडी है, फिर क्या लगाएंगे? 0। 9 चौक 36, माइनस किया 4, पॉइंट ऑलरेडी है 0, क्या लगाएंगे? 9 चौक 36।
इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ ही जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 0.444444, मतलब कि 0.4 का भाग। इसको वापस भाग लगा के देखोगे तो यही उत्तर मिलेगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ये इसका बेसिक है। ठीक है, अब इसी बेसिक को अगर आप एक ट्रिक से करना चाहते हैं, अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी अपन को, बाद में मैं इसको लिखवा भी दूंगा, लेकिन इसको कैसे सोल्व करते देखना। 0.4 बार का मतलब पहले तो ये बटे का निशान लगा दो, लगा दिया, पूरी संख्या लिख दो। पूरी संख्या क्या है 4, 0 4 है, लेकिन 0 से अपन को कोई आगे लेना देना नहीं होता, इसलिए क्या है 4। अब उसमें से वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार तो यहां पर इसके ऊपर है, इस पे नहीं है, मतलब किसको घटाना है 0 को, याद रखना। और बटे में पॉइंट के बाद जितने संख्या यानी जितनी अंक पर बार है उतने तो 9 लिखने, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखने। तो यहां पर तो पॉइंट के बाद अपने पास बार है, कितने अंक पर है, एक अंक पर है, मतलब 1 9। अगर 2 अंकों पर होता तो 2 9। अब 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4, और बटे में क्या आ गया 9। ये लो आपका आंसर वही आ गया। समझ में आई बात? मैं आपको ट्रिक लिखवा दूंगा अपनी भाषा में, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। जैसे अब अपन बात करें 0.5 बार को कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना अपन को, सबसे पहले बट्टे का निशान लगा दिया, लिखा दिया। पूरी संख्या कौन सी है 0.5। अब 0.5 लिखो या खाली 5 लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। माइनस में वो संख्या करनी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार इस 5 के ऊपर तो है, इस पे नहीं है, तो 0 को माइनस कर दिया। उसके बाद बटे में जितने अंक पर बार है उतने तो 9, और जितने अंक पर बार नहीं है उतने 0। अपने तो एक अंक पर बार है, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 9। सोल्व करो क्या आएगा 5/9। ये 0.5 बार का मतलब 0.555555। अब तुम 5 में 9 का भाग दोगे तो यही उत्तर प्राप्त होगा आपको। मेरे हिसाब से आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। ये इसका बेसिक है। आप 0.5 बार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर वही 5/9 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा लेवल टफ करते हैं अपन, ध्यान से देखिए, फिर अपन और उस पर प्रैक्टिस करेंगे आपकी ट्रिक पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया 1.25 और इस 2.5 पे बार है, और इसको अपन को P/Q रूप में लाना है, P/Q रूप में लाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। x बराबर 1.25 का बार, यानी कि x बराबर 1.25 ऐसे रिपीट होता जाएगा। दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं क्योंकि दोनों अंकों पर क्या है बार है। आगे होगी बात समझ में। अब इसको मैंने समीकरण नंबर क्या बना दिया 1। अब मैंने कहा था कि पॉइंट के जस्ट बाद बार आना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट के जस्ट बाद बार आ रहा है। कितने अंकों पर आ रहा है 2 अंकों पर आ रहा है। 2 अंकों पर आ रहा है तो क्या 10 का गुणा होगा? नहीं, 100 का गुणा होगा। 1 अंक पर बार आए तो 10 का गुणा, 2 अंकों पर बार आए तो 100 का गुणा। तो यहां पर मैं किसका गुणा कर दूंगा 100 का गुणा कर दूंगा। करके देखते हैं, 100 में x का गुणा 100x हो जाएगा। 100 में यहां पर गुणा मैंने आपको बताया था, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 0 कितने हैं 2, तो पॉइंट को 2 अंक आगे शिफ्ट कर दो, तो ये पॉइंट 2 अंक आगे शिफ्ट होके यहां आ गया। उसके बाद हमारी मर्जी हो उतना 2 5 2 5 2 5 2 5 लिख दिया, और इसको समीकरण नंबर क्या बना दिया 2। अब अपन को क्या करना था प्रोसेस में, 2 में से 1 को घटाना था, वापस 2 लिख दिया। 100x बराबर 125.25 उसमें से पहली समीकरण क्या थी x, हो गया 1.25 माइनस करेंगे 100x में से x गया तो 99x, 2.5 से 2.5 गया, 2.5 से 5, तो ये सब कट जाएंगे। पॉइंट के बाद अपने पास 125 में से 1 गया तो कितना बचेगा 124। बात किसकी है x की, ये 99 गुणे में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो 124/99। x हमने किसको माना था 1.25 बार को, यानी कि 1.25 बार का मान क्या आ गया 124/99। ये मैंने P/Q रूप लिख दिया। सर ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से देखो क्या इस पर अप्लाई हो रहा है। देखो होगा क्या था क्वेश्चन अपना, 1.25 का बार बटे कर दो पूरी संख्या लिख दो। पूरी संख्या क्या है 1 2 5 मतलब 125, माइनस जिस पर बार नहीं है वो वाली संख्या लिखो। तो ये तो बार है, बार खाली किस पे नहीं है 1, तो ये लिख दिया। बटे
जितने अंकों पर बार उतने तो 9, तो कितने अंकों पर बार है 2, तो 2 बार 9 आ जाएगा। 125 में से 1 गया 124, 2 बार 9, क्या उत्तर आ गया? अरे आ गया। यानी कि अपनी ट्रिक काम कर रही है। करेगी बेटा, बिल्कुल करेगी, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। आगे बात समझ में। एक तीसरी वैरायटी बिल्कुल देख लो, उसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे अपन और फिर आप आज की क्लास को समाप्त करेंगे। और वो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को छोड़ के मत जाना, ठीक है। देखिए साहब, समझ में आ गया होगा। अब अंतिम टाइप जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन उसमें भी ट्रिक अपन बिठाएंगे। देखें कैसे। देखो अपने पास मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1.34 और बार खाली 4 पर है, 3 पर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कैसे करेंगे इसको? बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक जरूर बताना चाहूंगा। ध्यान से देखो इसको। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पॉइंट के जस्ट बाद बार है? नहीं है, नहीं है। तो पहले पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला अंक लाना है, तो ही अपन पिछले वाले प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। समझ में आई बात? चलो फिलहाल के लिए इसको x मान लो, x बराबर 1.34 का बार। अब पहले इस पॉइंट को इस बार के पास ले जाना है, तो कितने अंक कुदाऊं? एक अंक कुदाने के लिए किसका गुणा करना है? 10 का। तो सबसे पहले यहां पर किसका गुणा करना है? 10 का। अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ये प्रोसेस खाली इस पॉइंट को इस बार वाले अंक के पहले लाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो 10 का गुणा इस x के साथ हुआ तो क्या आया? 10x, और यहां पर ये पॉइंट आगे कूद जाएगा तो ये हो जाएगा 13.4 बार। और अब अपना ये पहली समीकरण बन के आ गई 13.4444। ये समीकरण नंबर क्या बन गई? इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोटिस करना। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मैन मेथड को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ये पॉइंट के जस्ट बाद बार वाला अंक शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ पर नहीं था तो पहले हमने उसमें मल्टीप्लाई करके ने उस पॉइंट को बार वाले अंक से जस्ट पहले लाकर रख दिया। अब नेचुरल प्रोसेस जो अपन करते हुए आए हैं कि 10x, ये अब जो x था वो क्या बन गया है? 10x। इसको समीकरण 1। अब मुझे बताओ क्या पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है? एक अंकों पर बार है, इसलिए कितना गुणा होगा वापस? 10 का। अब 10 में 10 का गुणा किया तो क्या आ गया? 100x। यहां पर 10 का गुणा किया तो पॉइंट कहां हो जाएगा? आगे होते ही तुरंत ये बन जाएगा 134.444, और ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी? 2। वापस प्रोसेस में 2 में से 1 को क्या कर देना है? घटाना है। 2 को वापस लिखो, 100x बराबर 134.4444, और घटाने के लिए क्या है? पहली समीकरण ये है, ये नहीं है, तो ये क्या रह गया? 10x, और उसमें से अपन ने माइनस कर दिया 13.4444। जैसे ही माइनस किया 100x में से 10x गए तो कितना बचेगा? 90x। और ये 4 से 4, 4 से 4, ये सब कट जाएंगे पॉइंट के बाद। 134 में से 13 को घटाओ, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ऊपर से क्या बच गया? 1। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 121/90। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वापस आपको यही मिलेगा। ये मतलब 1.3 आएगा, फिर 4 4 4 4 4 4 ऐसे रिपीट आएगा। समझ में आ गई बात? ट्रिक चलो भाई लगा के देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? 1.34 और बार खाली किस पे? 4। क्या है भाई हमारा प्रश्न? क्या था हमारा ट्रिक? प्रश्न ये रहा। अब प्रश्न थोड़ा बदल गया, लेकिन ट्रिक वही के वही रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या थी ट्रिक? पहले पूरी संख्या लिख दो। लो भाई लिख दी, लो भाई लिख दी। उसके बाद वो संख्या लिखो जिस पे बार नहीं हो। तो देखो 1 और 3 यानी कि 13, बराबर है। फिर बटे में क्या आता है? दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है उतने तो 9। तो बार कितने अंक पर है? एक ही अंक पे, मतलब 1 9। और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0। तो बार कितने पे नहीं है? 1 पे ही नहीं है, मतलब 1 क्या आ जाएगा? 0। अब वापस वही 134 में से 13 को घटाओगे, कितना बचेगा? 121/90। अरे देखो ट्रिक यहाँ पर भी काम करेगी, ट्रिक कहीं पे भी फेल नहीं होगी, मैन प्रोसेस भी कहीं फेल नहीं होगा। आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ, आपको स्पीड स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पीड से इसको पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
बाकी स्पीड को कम करने का और स्पीड को बढ़ाने का आपके पास ऑप्शन होता है। आप अच्छी खासी से यूट्यूब को चलाना जानते हो। ठीक है साहब, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखें कि जैसा क्वेश्चन अपने बोर्ड में रीट में आता है, किस प्रकार से आता है, वो आरपीएससी बोर्ड जो है वो किस प्रकार से अपन को प्रश्न पूछता है, रीट में है या किसी और की भी तैयारी कर रहे हो और अगर आपके ये चैप्टर है करोड़ तक संख्या, आई एम डैम श्योर आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, स्टॉप करो। देखो कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे भी गए हैं, वैरायटी आपके सामने है और ट्रिक को मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आप जब भी क्वेश्चन करने बैठे तो आपको दिक्कत नहीं आए। और मेन मेथड को आप वापस से वीडियो को बैक करके हमेशा समझ के ने फॉलो ज़रूर करना, मेन मेथड हमेशा काम में आता है। ठीक है साहब, अब देखें जैसे ये प्रश्न मैंने कल ये वाला प्रश्न आपको दिया था, जिन लोगों को बार सोल्व करने आता है उनके लिए, तो आज आप लोग चेक भी कर लेना कि आपने सही किया था या गलत किया था। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.6 बार। अब यहाँ पर आप मैन मेथड से गुजरोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही अपन को ये ट्रिक याद है, पूरी संख्या कितनी है 3 माइनस बिना बार वाली संख्या 0, तो माइनस कुछ करना ही नहीं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं परीक्षा में। फिर बटे, तो बटे दशमलव के बाद जितने बार वाले अंक है उतने 9, तो दशमलव के बाद कितने बार वाले अंक है 1, तो उतने 9, तो बटे में 1 9, बिना बार वाला था ही नहीं। सेम टू सेम इसमें संख्या कितनी है 4, माइनस में 0 ही करना है, मतलब ये 4/9 आएगा, वैसे एक वैसे ये 5/9 आएगा और वैसे एक वैसे ये 6/9। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे मैथमेटिक्स आनी चाहिए, वैसे ये पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इन सब का लघुत्तम लेना होगा, एलसीएम कहते हैं जिसको, 9 आएगा, तो ये 3 + 4 + 5 + 6, इन सबको प्लस कर देना, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18/9, सोल्व करेंगे आंसर 2। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद यहां पर आए अपन 0.4 बार, इसको सोल्व करना है। अंडर रूट लगा हुआ है ऊपर, कल मैंने पहले चिन्ह वाली क्लास प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था कि ये वर्गमूल का निशान है। देखें साहब 0.4 का बार, तो 0.4 के बार को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट कितना आता है 2, 9 का अंडर रूट कितना आता है 2/3। अब आप 2 में 3 का भाग लगाकर देखिए कितना आएगा, 3 जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0, 3 छंगनी 18 -2, फिर वही पॉइंट लगा हुआ है, 3 छंगनी 18, फिर ये 2 आएगा, फिर वापस 3 छंगनी 18, तो ये बढ़ता जाएगा, क्या आएगा 0.666, तो इसका उत्तर आएगा 0.6 का बार। समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद एक मैं खाली ऐसे ही क्वेश्चन रैंडमली लिख दिया, कोई ट्रिक वापस समझाने के लिए। जैसे लिखा हुआ 24.125 और बार खाली 5 पे, सबसे पहले पूरी संख्या, तो 24,125 माइनस बिना बार वाली संख्या, तो 24 और 12, तो ये 24 और ये 12, बटे में दशमलव के बाद जितने बार वाले अंक हैं उतने 9, तो दशमलव के बाद बार वाला अंक तो खाली कितना है 1, और बिना बार वाले अंक के उतने 0, तो बिना बार वाले कितने 2, तो 2 0। इसको सोल्व कर देना, आपका वही आंसर आएगा। मेरे हिसाब से आपको बार समझ में आ गया होगा। ट्रिक को अप्लाई करें, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन ले लो, आंसर आने पर उसको वापस कैलकुलेटर से, अपने मोबाइल से, कैसे भी आप भाग देकर जनरल विधि से अपन इसको चेक कर सकते हैं अपना आंसर सही है या गलत है। आई होप आपको पूरा बार का चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन जहाँ से आने का चांसेस होता है वो टॉपिक है अपना स्थानीय मान और जातीय मान, वहाँ अपन इसको नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस करेंगे। तो धन्यवाद, वंदे मातरम।